click on the subscribe button, especially the bell on the right side. Otherwise, you will miss the latest videos. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपको याद हो, कुछ दिनों या कुछ हफ्तों पहले श्री सुनील कौशिक जी के साथ हमने एक वार्तालाप की थी, डिस्कशन की थी, जिसमें उन्होंने बहुत ही डिटेल के अंदर हमें बताया था धन के बारे में कि कुंडली में धन किस किस भावों से देखा जाता है, लक्ष्मी क्या है, लक्ष्मी की उत्पत्ति कैसी हुई और किस तरह से एक राशि को 12 हिस्सों में डिवाइड किया जाए और उस एक हिस्से को में जो ग्रह जिस जगह बैठा है उस हिस्से में वो किस प्रकार से आपके धन में योगदान देगा। और करण जो कि पंचांग का एक पार्ट है, किस तरह से हमारे कार्यशैली बताता है। ये सब सारी बातें उन्होंने डिटेल में हमारे साथ डिस्कस की थी। आज फिर उसी सेशन को कंटिन्यू करते हुए हमारे साथ श्री सुनील कौशिक जी एक बार फिर उपस्थित हैं और आज हमें वो और डिटेल में बताएंगे कि धन नक्षत्रों के हिसाब से किस तरह से कुंडली में देखा जाएगा, कोई विशेष कुंडली है धन के लिए जो देखी जाती है और ग्रहों से किस प्रकार से हम धन के योग बना सकते हैं, मेडिटेशन से भी क्या हम धन बढ़ा सकते हैं किसी का, और जुपिटर जो कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर धन का एक कारक माना गया है उसको किस तरह से हम यूटिलाइज करेंगे धन की एनालिसिस के अंदर। तो इन सब बातों की डिटेल एनालिसिस के लिए, डिस्कशन के लिए एक बार फिर हमारे साथ सुनील कौशिक जी हैं। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन। भाई बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अभी मुझे कुछ ही देर पहले ये ज्ञात हुआ कि आपका थोड़ा स्वास्थ्य इतना नहीं था, लेकिन ये आपका ज्योतिष के प्रति समर्पण है कि आपने कहा कि नहीं हम सेशन जरूर करेंगे। जैसे पिछली बार हमें सुनील जी ने बोला था कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है लेकिन ये सेशन कर रहे हैं, लेकिन इस बार तो मैं अपने एंकर का, अपने मित्र का भी धन्यवाद करूंगा कि उनको स्वास्थ्य अपना सहेज के कंट्रोल करके सब लोगों के लिए ये सेशन किया। देखिए ये तो बात सच है मोहित भाई, जब कोई विशेष प्रकार के सूत्र जाएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ तो रुकावटें आएंगी। सही बात है, सही बात है। उसका कारण क्या है? ये गोपनीय जी, ये गोपनीय सूत्र बताए गए हैं, तो कहीं ना कहीं इसलिए नेचर भी चाहती है कि इस तरीके से ना है, लेकिन ये दर्शकों के लिए है, हमारे पोर्टल के लोगों के लिए है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आपके स्वास्थ्य के लिए शुभेच्छाएं, शुभकामनाएं। थैंक यू सो और मच। इस सेशन को हम आज दूसरे खंड में कर रहे हैं और इसके बाद फिर इसका एक अंतिम खंड बचेगा जिसमें गोपनीय साधनाओं के बारे में हम आपसे इसमें चर्चा करेंगे। जी मोहित। सुनील जी, जो हमने फर्स्ट सेशन किया था उसमें हमारे ऑडियंस के कुछ क्वेश्चंस हैं, तो अगर आप की आज्ञा हो तो वो क्वेश्चंस क्या हम अभी एड्रेस कर सकते हैं? देखिए मोहित जी, देखिए अगर प्रश्न नहीं होंगे तो फिर हमें सीखने का और कैसे मौका मिलेगा, और जो हमारे दर्शक मंडल हैं, हमारे समर्थक हैं या जो हमें पसंद करते हैं, अगर हम उनके विचारों को नहीं सुनेंगे तो फिर इस हमारे पोर्टल का इतना महत्व क्या है। तो मुझे अच्छा लगा, इस बार बहुत ही प्रश्न आए और इनका जितना मेरे से बन सकता है मैं कोशिश करूंगा उनके साथ अपना अनुभव साझा करूं। तो आप एक एक करके चाहें तो उन क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। मैंने भी पढ़ा और कुछ प्रश्नों का जवाब मैंने YouTube पे लिख दिया था, लेकिन जो रह गए हैं उनको आप उठा सकते हैं। हाँ, मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी नोट किए हुए हैं, मैं वन बाय वन आपसे पूछता रहूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन एक जो हमारे पास आया है कि धन की कोई जनरल रेमेडी है, कोई उपाय है कोई जिससे बढ़ाया जा सकता है? धन के लिए मोहित भाई बिल्कुल सामान्य उपाय होते हैं जो कि कई समृद्धि सूत्रों में लिखे हुए हैं। जैसे मैंने पहले ही आप लोगों से बोला है और मेरा हमारे दर्शकों के प्रति एक अनुबंध है कि जैसे जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ेगा, जो धन के बहुत अति विशेष और सामान्य जो सूत्र हैं वो हम इसके सेशन के अंत में रेमेडी पार्ट के अंदर, परिहार खंड में, उपाय खंड के अंदर उनको जरूर लेंगे। इसमें कोई मनाही नहीं है, लेकिन ये अंत में लिए जाएंगे क्योंकि जहाँ सूत्र आएंगे वो सबसे अंतिम खंड में आएंगे।
जी मोहित भाई। जी, अगला क्वेश्चन ये है कि करण मेरे ख्याल से जो पंचांग का पार्ट है जी उसको किस तरह से देखा जाए? देखिए मोहित भाई, ये जो पंचांग के 5 अंग है, तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, उसमें जो करण है वो तिथि का आधा हिस्सा करण कहलाता है। इसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन के द्वारा निकाला जाता है कि तिथि शुरू हुई और कहाँ पे जाके तिथि समाप्ति हो रही, तो उसके आधे खंड को करण बोला जाता है। किसी भी अच्छे सॉफ्टवेयर के अंदर जो यहाँ पे उसको समझाने के लिए पूरा एक ब्लैक बोर्ड वगैरह चाहिए, तो कोई भी आप जो अच्छा सॉफ्टवेयर है उसके अंदर आप देखेंगे जो सबसे पहला पेज होता है जिसे पंचांग कहते हैं, जिसके अंदर अवखड़ चक्र लिखा हुआ होगा, आपकी राशि क्या है, आपका नाम अक्षर क्या है, आप किस तिथि में पैदा हुए हैं, सूर्य उदय की उस दिन क्या स्थिति थी, तो उसमें आपको जन्मकालीन करण आपको जरूर मिल जाए। जी मोहित जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विशिष्ट करण क्या है? विष्टिकरण, हाँ विष्टिकरण के बारे में मैंने भी YouTube पे लोगों का पढ़ा था। देखिए, एक मुहूर्त खंड के अंदर आता है भद्रा का लग्न। जैसे कि आप इसको सामान्य से ऐसे समझ लीजिए, जब रक्षाबंधन के आसपास अक्सर आपको भद्रा देखने को मिलती है, तो लोग उस दिन कहते भी हैं कि इतने बजे टीका नहीं करना चाहिए, भद्रा लगी हुई है ये। तो जब भद्रा लगी हुई है तो विष्टि नामक करण उदय होता है, ये हमने इसके अंदर देखा है। तो जो विष्टि है वो अपने आप में एक टफ मतलब हार्ड वर्क को बताता है। इसको शास्त्रों में बोझा ढोने वाला कहा गया है। तो ऐसे लोग अक्सर दूसरों के काम भी अपने सर पे लेके करते हैं, ओवरलोडेड होते हैं ये अपने कामों के कारण से। और ये समझ लीजिए, अगर ये अपना कोई कार्य करना चाहते हैं तो इस प्रकार का काम करें जिससे ये लोगों को सर्विसेज दे सकें, और इससे इनको विष्टि नामक करण से काफी फायदा मिला है। दूसरा, इसी को हम रिवर्स कर लेते हैं कि जो लोग विष्टि नामक करण में पैदा हुए हैं वो अपने ऊपर अति अधिक जो है ना बोझा लाद के रखते हैं, तेरा भी काम मैं कर लूं, आपका भी काम मैं कर दूं। तो अगर ये इन चीजों को थोड़ा बचने की कोशिश करेंगे तो उनकी कार्यशैली में काफी सुधार आएगा। देखिए, वो उसका ऋषि उनका कोड देते हैं, आपको उस कोड को ही डिकोड करने की कोशिश करनी है, ठीक है ना। ये एक जैसे एक आगे है कि बग नामक करण क्या है, इसको बहता हुआ पानी बोला है और नए विचार बोले हैं। मान लीजिए वो एक व्यक्ति लगातार नए विचार ही पैदा करे जा रहा है, एक काम को ठहरने नहीं दे रहा और नया विचार पैदा कर लेता है, तो काम में स्थिरता आएगी कहाँ से। और एक व्यक्ति जो है ना लगातार एक ही काम को करे जा रहा है, उसमें कुछ नयापन लेके ही नहीं आएगा। आप देखिए, कुछ कई सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसमें हर 1 महीने बाद लिखा आएगा विद न्यू सेंसेशन। नया उसमें क्या है ये तो कंपनियां जाने, और लेकिन उसमें उन्होंने कुछ नया ऐड करके दे दिया। हो सकता है वो करती भी होंगी ऐड उसके अंदर। तो जब तक हम कार्य के अंदर कुछ नयापन नहीं लाएंगे, एक बात, और दूसरा जरूरत से ज्यादा नयापन ला रहे हैं तो उसके अंदर अगर ठहराव नहीं देंगे तो फिर किस प्रकार से होगा। तो ये इस प्रकार से करण आपके नाम का डिकोड बताता है कि किस प्रकार से कार्यशैली के अंदर आप प्रयोग करें। जी। अगला प्रश्न ये है हमारे पास कि रिक्ता तिथियां क्या क्या हैं और उनका अर्थ क्या है? रिक्ता तिथियां मोहित भाई, जैसे हमने पहले बताया था, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा। तो रिक्ता तिथि जो होती है वो चौथी, नवमी और चतुर्दशी, चौथी तिथि, नवमी तिथि और चतुर्दशी तिथि, ये रिक्ता तिथियां कहलाती हैं, जिनमें अक्सर ऐसे कामों का प्रयोग किया जाता है जिसके अंदर कोई चीज समाप्त करनी हो। जैसे मान लीजिए आपने कोई शत्रु मर्दन करना है, मान लीजिए एक केस लड़ रहे हैं आप और उसमें आप जीत प्राप्त करना चाहते हैं या शत्रु का समन करना चाहते हैं, बीमारी को खत्म करना चाहते हैं, तो इसमें इन तिथियों का प्रयोग किया जाता है जिनसे वह जो कार्य है वो रिक्त हो जाए, तो इसलिए इनको रिक्ता तिथि कहा गया है। ये शनि के द्वारा शासित होती है और इसमें अध्यात्म के लिए भी बड़ा विशेष महत्व है। जब साधनाओं में जाता है तो वो शून्य ग्रेविटी पे होना चाहिए, तभी जाके अध्यात्म जागृत होगा। जी मोहित भाई। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई थिंक आपने पहले बता दिया था लेकिन दोबारा पूछ रहा हूँ मैं, भावकरण क्या है? भावकरण की परिभाषा अभी दी हमने, जैसे बहता हुआ पानी है, नए आइडिया, वो सारा का सारा भावकरण कहलाता है। जी। अगला प्रश्न ये है कि जैसे लास्ट सेशन में आपने बताया था कि एक राशि को हम 12 भाग में डिवाइड करेंगे और किस भाग में ग्रह बैठा हुआ है उसके हिसाब से धन की एनालिसिस करेंगे। तो प्रश्न यह है कि क्या ये D12 है बेसिकली?
ये लगभग D12 भी है, लेकिन D12 के अंदर जो उसमें गणेश आदि द्वादशांश बोले हैं, ये गणेश आदि द्वादशांश नहीं है, ये इनके विशेष नाम, जैसे मैंने पहले बताया था हाला, क्रीट, मुकुट, मोहन आदि इनके नाम है ये D12 भी, लेकिन ये एग्जैक्टली D12 नहीं है। D12 वहाँ डिफरेंट कॉन्सेप्ट में है, वहाँ पे D12 को माता पिता के सुख और आध्यात्मिक प्राप्ति के लिए देखा है, लेकिन यहाँ तो हम उसको जो है ना समृद्धि प्राप्ति के लिए देख रहे हैं। ये खंड 12 ही है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये D12 से इसके नाम जहाँ प्रयोग है धन के लिए वो थोड़े अलग है जी। ओके, तो मतलब इसका ये भी हम कह सकते हैं वो जो D12 है बेसिकली एक वर्ग चार्ट है, लेकिन वर्ग चार्ट नहीं है ये वर्ग चार्ट नहीं है, ये तो 12 खंड है, ये 12 खंड है उसके। बिल्कुल आपने ठीक बोला जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, शून्य मार्गी ग्रह क्या होते हैं? शून्य मार्गी ग्रह, शून्य मार्गी ग्रह मोहित भाई देखिए क्या होता है कि 6 प्रकार के वर्ग हैं जिनको षड वर्ग बोला जाता है। अगर एक ग्रह 6 के 6 षड वर्गों में हो रहा, दृष्टान आदि इत्यादि में, ना तो मित्र राशि में है, ना स्वयं के घर में है, ना उच्च के घर में है, कहीं भी नहीं है, तो फिर वो क्या है, शत्रु, अति शत्रु आदि इत्यादि भावों में उनके वर्गों में बैठा हुआ है, तो वो ग्रह जो है ना बहुत न्यून फल देने वाला हो जाता है, इसको शून्य मार्गी ग्रह कहते हैं जी। लास्ट क्वेश्चन ये है कि सहम क्या होता है? सहम एक मोहित भाई ताजिक गणना का हिस्सा है। ताजिक शास्त्र जो विशेष इवेंट निकालने के लिए लिया जाता है, इसमें जो भाव के अंश और ग्रहों के अंशों को जोड़ के, जो भाव सामर्थ्य है उनके अंशों को जोड़ के गणना करके एक पॉइंट निकाला जाता है कि ये जमा ये इक्वल टू ये आपको थोड़ा मैंने जैसे पहले बताया कि हम आपको एक ब्रीफ तो दे सकते हैं, ज्योतिष तो हम यहाँ पे नहीं सिखा पा रहे हैं क्योंकि उसके लिए तो पूरा एक ब्लैक बोर्ड चाहिए। तो सहम एक ताजिकीय गणना है, ये बड़े आराम से आपको ताजिकीय पद्धति के अंदर मिल जाएगी, जिससे ये देखा पुण्य सहम, पितृ सहम, भाग्य सहम, धन सहम, तो एक हाउस के जो आपस में कैलकुलेशन को जोड़ के सहम निकाला जाता है, जिसको सहम बोलते हैं, जहाँ से विशेष धन की गणना की जाती है। जी मोहित जी, बस सुनील जी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे यही क्वेश्चन थे। हमारे प्रश्न भी बड़े रोचक थे और अगली बार भी जितने आएंगे कोशिश करेंगे हम, और अगर जरूरत पड़ेगी तो कोई इसमें ऐसी बात नहीं, हम इसको बाकायदा ग्राफ बना के भी समझा सकते हैं, क्योंकि अभी ये प्रोग्राम कंटिन्यूस चले, इसलिए थोड़ा अभी इसके लिए उसको गणितीय ज्योतिष को एक तरफ रख के फलित ज्योतिष की तरफ हम बढ़े। जी, तो ये तो था हमारा पिछले सेशन का जो ऑलमोस्ट कहते हैं समापन हुआ, कि उसको हमने कवर किया है। जो आज का सेशन है उसको जरा शुरू करते हैं कि धन के बारे में बात चल रही है हमारी, तो नक्षत्रों का हम शुरुआत इससे ही कर लेते हैं कि नक्षत्रों का प्रयोग किस तरह से करें धन के एनालिसिस के अंदर। देखिए मोहित भाई, हर जैसे हमने बोला था, हर ग्रह, हर खंड, हर भाव अपने आप में धन देता है। जगह देखा कि 8वां जो स्थान है वो जीवन साथी का धन है, और ये आपके सहभागी का धन है जी। अब मान लीजिए सूत्र हुआ कि अष्टमेश दशम में बैठा हुआ है। जब अष्टमेश दशम में बैठा है तो एक तरफ तो ऋषि उसे कहते हैं इस व्यक्ति के कर्म थोड़े अलग ही होते हैं। 8th लॉर्ड इन 10th, फ्लक्चुएशन इन वर्क, कर्म अलग होते हैं इसके, ठीक है। दूसरी तरफ हमने उसे प्रयोग में ये भी पाया कि ऐसा व्यक्ति अपने कार्य के लिए दूसरे के धन का इस्तेमाल करता है, ठीक है। अपने प्रोफेशन के अंदर रिसर्च का इस्तेमाल करता है जी, अघोर विद्याओं का इस्तेमाल कर सकता है, गूढ़ शास्त्र का इस्तेमाल कर सकता है, पूर्वजों के धन का इस्तेमाल कर सकता है। तो इसलिए मैंने बोला हर ज्योतिषीय घटनाएं अपने आप में धन देती हैं, केवल उसे समझने की जरूरत है। एक पुस्तक मुझे पढ़ने को मिली, पढ़ने का जीवन में शौक बहुत था, तो उसमें धन के लिए विशेष नक्षत्रों के ऊपर एक लेखक ने अच्छा कार्य किया। उन्होंने पूर्वा फाल्गुनी, रेवती, धनिष्ठा, उत्तर भाद्रपद, ज्येष्ठा, विशाखा और स्वाति, ये नक्षत्र उन्होंने बताए 7, जो उन्होंने कहा कि इन नक्षत्रों में अगर ग्रह आपको मिलते हैं तो आप चेक करके देखिएगा, उनके पास वेल्थ बहुत देखने को मिलेगा। फिर हमने भी इसको लगा के देखा और पाया कि हाँ, ये सूत्र काफी हद तक काम करता है। इसमें से 2 नक्षत्र उन्होंने
और कैटेगराइज किए, जिसको उन्होंने कहा पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा भाद्रपद। ये जो 2 नक्षत्र हैं, इनमें अगर ग्रह हैं और खासकर धन कारक ग्रह हैं या लग्नेश है, तो ऐसे व्यक्तियों को पूर्वजों से धन की प्राप्ति होती है, हेरिटेड धन इनको मिलता है, मतलब वंशानुगत मिला और इसने आगे बनाया। नक्षत्र कौन कौन से? पूर्वा फाल्गुनी, धनिष्ठा, उत्तर भाद्रपद, रेवती, ज्येष्ठा, विशाखा और स्वाति। ये 7 उन्होंने अपने अनुभव से लगातार देखे। फिर हमने भी उनको लगातार कुंडलियों में लगा के देखा वेल्थ के लिए, जब इसके ऊपर काम कर रहे थे, और कई हमने कुंडलियों के अंदर पाया कि काफी हद तक कार्य करता है। जो 2 उन्होंने विशेष नक्षत्र बताए, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तर भाद्रपद, ये 2 नक्षत्र एग्जैक्टली ये भी देखने को मिला कि ये चिर धन देते हैं, मतलब पूर्वजों के द्वारा जो धन है वो उसको देते हैं। पूर्वा फाल्गुनी, इसी के अंदर इसका अर्थ छुपा हुआ है, पूर्वा फाल्गुनी, ठीक है। उत्तर भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, तो इन्हीं के अंदर इनका अर्थ भी छुपा हुआ है। तो ये धन के नक्षत्रों को भी देखने से ये पता लगा कि हाँ, धन इनके द्वारा भी विशेषता देखा जा सकता है। जी मोहित भाई। जी, आपने जो बताया इसी के ऊपर मेरे माइंड में एक प्रश्न आया है कि जो ये नक्षत्र बताए आपने कि कोई भी ग्रह में होगा तो उस व्यक्ति के पास धन काफी मात्रा में होगा या होगा। अगर मान लीजिए किसी का चंद्रमा ही नहीं नक्षत्रों में आ जाता है कि वो लगन नक्षत्र बन जाएगा उसका, तो उसके इसमें क्या उसके पास फिर कुछ और वे एनालाइज करने का? मैंने पहले बताया ना मोहित जी, क्या है कि एक आपका लग्नेश, एक धनेश, एक एकादशेश, और चंद्रमा तो बिल्कुल ट्रीटेड करता है एज वेल एज द लग्न लॉर्ड, इसीलिए चंद्र लगन भी बोला गया। तो इनमें से जो भी आपकी पत्रिका के की प्लैनेट हैं, चाहे उसमें चंद्रमा ही क्यों ना हो, चंद्रमा तो वैसे भी विंशोत्तरी बनाता है, दशा ही बना रहा है, और इन्हीं ग्रहों में अगर वो बैठा हो, इन्हीं नक्षत्रों में बैठा हुआ है, तो दशा की शुरुआत ही वो धन से शुरुआत कर रहा है उसकी। जब उसको जन्मकालीन दशा मिली तो धन की शुरुआत ही इन्हीं चीजों से करा। देखिए मोहित भाई, पिछले सेशन में हमने आपसे हमने एक चीज साझा करी थी कि जो लक्ष्मी है वो डॉटर ऑफ द ऋषि भृगु है, भृगु से शुक्र की उत्पत्ति होती है। तो शुक्र जो है ना, धन कारक ग्रह तो है। अक्सर आपको आईएएस आईपीएस या जो बड़े उच्च अधिकारी हैं, मंत्रिमंडलीय लोग हैं, उनकी पत्रिकाओं में शुक्र का बड़ा प्रबल योग देखने को मिलेगा। बृहस्पति धन जरूर है, लेकिन ये अध्यात्म है, धन दूसरे प्रकार का। शुक्र वो धन है जो धन के साथ धन के आनंद को भी बताता है, ठीक है। आप देखिए अक्सर फिल्म जो हमारे सिनेमा है, इसमें जो भी अभिनेता अभिनेत्री काम कर रहे हैं, और प्रॉस्पेरिटी तो वहां है, मीडिया फेम है वहां पे, तो वहां पे शुक्र बलवान ही होगा जी। किसी से भी पूछिए कि भाई एक फिल्म स्टार बनने के लिए क्या आपको वो चाहिए, प्लैनेट चाहिए, 2 ही सबसे पहले बताएंगे, एक शुक्र और एक बुध। बुध मिमिक्री है, मिमिक्री आर्टिस्ट है, कलाकार है, और शुक्र अपने आप में शुक्र है। तो इसका मतलब देखिए सूत्र देखिए कैसे बना कि द लक्ष्मी इज डॉटर ऑफ द ऋषि भृगु, और ऋषि भृगु से ही शुक्र की उत्पत्ति है। तो आप ये देखिए शुक्र अपने आप में धन कारक ग्रह है, और शुक्र ही देवी लक्ष्मी है। जी मोहित जी, तो अब आते हैं कि कोई विशेष कुंडली या कोई वर्ग का चार्ट भी ऐसा है जिससे हम धन के एनालिसिस कर सकते हैं? मोहित भाई देखिए, जन्म कुंडली के अंदर जो भाव है उसी के मुताबिक उसकी एक वर्ग कुंडली भी बनी हुई है। जैसे अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का जब चतुर्थांश देख रहे हैं तो उसकी प्रॉपर्टी के बारे में देख रहे हैं, दृष्टिकोण देख रहे हैं जिसको हम D3 बोलते हैं, तो उसके भाई बहनों के बारे में तीसरे भाव। इसी प्रकार D2 जिसको बोला जाता है, या होरा कुंडली जिसको बोला जाता है, वह धन के लिए अति विशेष कुंडली बताई गई है। होरा कुंडली के कई सारे प्रकार हैं, लेकिन 2 इसके मुख्य प्रकार बहुत ज्यादा प्रचलन में है, और उनको देखने से आपको इसका लाभ भी मिल सकता है।
लगी बंधी पराशरी होरा कुंडली कहलाती है, जिसमें ग्रह सूर्य की होरा में है और चंद्रमा की होरा में है। ज्यादा से ज्यादा सूर्य जो है, चंद्रमा जो है वो पितृ है, तो अगर ग्रह चंद्रमा की होरा में ज्यादा है तो धन आपको पूर्वजों से प्राप्त हो रहा है। सूर्य की होरा में ज्यादा ग्रह हैं तो धन आपके अपने एफर्ट से, देवता है सूर्य की होरा देवता है, तो धन आपके अपने एफर्ट से प्राप्त होता है। तो होरा कुंडली से विचार ये कर लेना चाहिए कि इसको धन पीछे से मिलके आ रहा है या धन इसके अपने उत्पादन से बनेगा। दूसरा एक होता है, इसके लिए बोला गया विशेष लाभ मंडूक होरा, ये केरल पद्धति में इस्तेमाल की जाती है, लेकिन ये होरा कुंडली लगी बंदी होरा कुंडली से अलग है। इसके 12 भाव बनाए जाते हैं और उसके अंदर टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में देखी जाए तो 0 से 15 डिग्री तक पहले जिस राशि में बैठा है उसी की होरा होती है, और जो 15 से 30 डिग्री की है वो उससे 11वें स्थान की होरा से उसकी कुंडली बनती है। एक टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है, मैंने पहले बोला थोड़ा यहाँ पे उसके लिए अभी वो नहीं है। तो इसमें इस कुंडली को 11वें भाव से संबंधित कुंडली देखा जाता है, जिसको विशेष धन के लिए देखा जाता है। 11वें भाव में तो और बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं, एक जैसे कि इसको एक और वर्ग कुंडली है जिसको एकादशांश कुंडली बोलते हैं, रुद्रांश कुंडली भी बोलते हैं, लेकिन वो 11वें भाव के अन्य ट्रेड्स के लिए ये जो कुंडली है विशेष लाभ मंडूक होरा कुंडली, ये केवल 11वें भाव में जो छुपा हुआ आर्थिक लाभ है ये उसके लिए देखी जाती है। जी मोहित जी सुनील जी, अब ग्रहों कुंडली के अंदर ग्रह कोई भी कहीं ना कहीं बैठा हुआ है, क्या उनके कॉम्बिनेशन या कोई ऐसा अति विशेष धनियोग भी देख सकते हैं या बन सकता है जिसको एनालाइज किया जा सकता है, क्या करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। जैसे मैंने बोला हर चीज अपने आप में धन देती है, इसमें तो ये नहीं है कि कोई चीज धन नहीं दे सकती, धन सभी प्रकार से कुंडली के अंदर आता है। पहले देख लीजिए, देखिए धन का संबंध पहला तो है कि धन बनता, धन योग बनते कैसे। दूसरे भाव का स्वामी अधिपति, 11वें भाव का अधिपति, 9वें भाव का अधिपति और लगन का अधिपति जब आपस में केंद्र त्रिकोण में बैठे हों, आपस में एक दूसरे को देखे, धनेश लग्नेश को देखे, लग्नेश धनेश को देखे, लाभेश धनेश को देखे, धनेश लाभेश को देखे, दोनों मिलके एक के भाव में बैठे हों, दोनों मिलके दूसरे के भाव में बैठे हों, दोनों आपस में केंद्र और त्रिकोण में बैठे हों, तो ये धन के लिए अति उत्तम बताया गया। 3 इसमें प्रयोग हुए, कौन सा? पहला धन, दूसरे भाव का स्वामी, दूसरा लगन क्योंकि उपार्जन आप लगन से करेंगे, और तीसरा लाभ, तो लाभ का स्वामी। चौथा क्योंकि इसमें भाग्य को भी लिया जाता है, तो भाग जब ये आपस में केंद्र त्रिकोण में बैठे हो, एक दूसरे को देखें, तब ये व्यक्ति की वेल्थ को बताता है कि इस व्यक्ति के पास वेल्थ तो रहेगी। ये तो वही सामान्य धन योग, ठीक है। इसके बाद आपने पूछा क्या ग्रहों की पोजीशन के अनुसार अति विशेष धन योग। मेरे गुरु जिनसे मैं ज्योतिष सीखा करता था, तो उन्होंने एक दिन बड़े भाव विभोर होकर मुझे बताया कि हर ग्रह से कुछ खास पोजीशंस में धन जरूर देखना चाहिए समटाइम। जैसे उन्होंने बोला सूर्य से दशम, चंद्रमा से 2 और 11, सूर्य से 10वां स्थान, चंद्रमा से दूसरा और 11वां स्थान, मंगल से 10वां और तीसरा स्थान, बुध से 8वां स्थान, बृहस्पति से दूसरा स्थान, शुक्र से 12वां स्थान और शनि से 8वां स्थान, राहु से 5वां स्थान और केतु से 11वां स्थान। उन्होंने कहा इन स्थानों के ऊपर भी एक नजर मार लो तो आपको धन के कई सूत्र प्राप्त हो जाएंगे जी। तो धन के ऊपर उनके साथ, क्योंकि हर आदमी वेल्थ चाहता है, तो जब धन के ऊपर उनके साथ कई बार चर्चा होती थी, तो हमने कहा चलो इनको भी लगा के देखते हैं। तो मैंने जैसे पहले बोला, हर सूत्र अपने आप में काम कर रहा होता है, बस उसको हमें ये देखना है कि वो किस प्रकार से हमें लाभ दे सकते हैं। जी मोहन जी। अब
धन की बात चले तो सेकंड हाउस तो इम्पोर्टेंट है ही, जैसा आपने स्किल बताया है। तो सेकंड हाउस से धन देखने के और कोई और तरीके भी हैं या एनालाइज करने के मेथड? देखिए, दूसरे भाव का जो अधिपति है मुख्यतः तो वही धन का कारक है। 11वां स्थान तो लाभ है, 5वां स्थान जो है ना विद्या है, 9वां स्थान भाग्य है। मुख्यतः तो धन के लिए तो हर जगह जहाँ धन शब्द लिखा हुआ है, कुटुंब शब्द लिखा हुआ है, वो तो दूसरे भाव के स्वामी के साथ ही लिखा है। ऋषि पराशर ने दूसरे भाव के स्वामी को 12 भावों से जोड़ा और उनके अनुसार उनसे धन कहे। ठीक है, पहले में कहता है कि जिसका धन का स्वामी लगन से जुड़े तो वह स्वयं अर्जित धन होता है और कोशिश ये करता है कि धन को अपने लिए इस्तेमाल करे। ठीक है, तो इसका मतलब है ये धन का आगमन का स्रोत है और अपने द्वारा ही इसका धन आता है, किसी और के द्वारा नहीं आता। दूसरे भाव का स्वामी दूसरे स्थान में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को बोल के बैंकिंग सेक्टर से, क्योंकि ये कुबेर स्थान है, तो जहाँ कुबेर है वो बैंकिंग सेक्टर है। ठीक है, और मार्केटिंग आदि इत्यादि से इसको धन के प्राप्तियां होती हैं। दूसरे स्थान का स्वामी अगर तीसरे स्थान में बैठा हो तो ट्रेडिंग एजेंसी से, भाई बहनों के द्वारा कोई छोटी ऐसी कंपनी जहाँ पे टैक्सीज वगैरह प्रोवाइड की जाती है, कॉल सेंटर्स हों, उसके द्वारा इसको धन की प्राप्ति होती है। दूसरे स्थान का स्वामी अगर चौथे से संबंध बनाए, बड़े सामान्य से सूत्र हैं, लेकिन हम जब इनको इससे देखिए, ज्यादा लिखने से नंबर तो ज्यादा मिलते नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक की जरूर पड़ती है। जब तक आप सामान्य चीजों को सामान्य तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तब तक आपके सूत्र दिमाग में बने रहेंगे। जब आप उसकी टेक्निकलिटी में पढ़ते चले जाएंगे तो गुरु कहा करते थे कि ज्यादा गणित फलित खराब करता है जी। तो जब धन का संबंध चौथे से बने तो माता से, भूमि से, वाहन से, संपत्ति से धन प्राप्ति होती है। 5वें से बने तो जब इसके पुत्र पैदा होता है तो धन मिलने लग जाता है। शिक्षा के कारण धन प्राप्त होता है, मंत्र और काउंसलिंग के द्वारा धन प्राप्त होता है। ठीक है, छठे से बोलता है, वो क्या स्पेशल बोला, कहता है लड़ लड़ के धन प्राप्त कराता है। तो आर्मी का कॉम्बिनेशन है, सैन्य अभ्यास का कॉम्बिनेशन है, एडवोकेट्स का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, मेडिसिन के इस्तेमाल का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, फिर उसके बाद वो कहता है कि ये धन का स्वामी 7वें में होता है। यहाँ एक बड़ा एक रोचक सूत्र दिया उन्होंने कहा ये वैदक होता है, मतलब ही इज अ कंसल्टेंट, ही इज अ डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। और मैंने देखा है कि कई बार ये ज्योतिषी तो बहुत ही मिले। अच्छा, कंसल्टेंट है ना सर, वो लोगों की परेशानियां दूर करता है। तो दूसरे का संबंध जब 7वें से बनता है, और ये हमारे गुरु ने बताया था एक दिन बैठ के, तो कहता है कि ऐसा व्यक्ति अक्सर ज्योतिषी देखने को मिला है, कंसल्टेंट। ठीक है, फिर उसके बाद 8वें से बनता है तो ऑकल्टिज्म से है, और ऐसा व्यक्ति धन को जो है ना कैश फ्लो में ना रख के एसेट्स के रूप में रखता है, एफडीज के साथ में रखता है। मान लीजिए किसी का दूसरे का संबंध 8वें से बन रहा है, हम उसको सलाह देंगे कि आप मैक्सिमम अपने बॉन्ड्स, LICs, FDs में इन्वेस्ट करके रखिए, तो आपको अपने आप ही धीरे धीरे टर्मिनल बेनिफिट्स मिलते लग जाएंगे। आप अघोर पढ़िए, आप गहरी विद्याएं पढ़िए, रिसर्च करिए, जिससे धन आपको मिलेगा। 9वां स्थान ये कानून से और धर्म से धन का संबंध जोड़ता है और पिता के द्वारा धन की प्राप्ति करवाता है। जी। जो बड़े जो देखे गए हैं, कई बार बड़े लॉयर्स की पत्री में कॉम्बिनेशन देखने को मिला है। 10वें स्थान में वो कहता है राजा से धन की प्राप्ति कराता है, तो इसका मतलब है बड़ी ऐसी कंपनियां जो गवर्नमेंट नॉर्म्स पे चलती हैं तो उनके साथ मिलके काम करना चाहिए। 11वें स्थान में तो वैसे ही इन्होंने बोला है कि ये तो धन के लिए अपने आप में बड़ा योग है, बड़े भाई के साथ मिलके काम कराते हैं। तो देखिए, कुंडलियों को ना आपस में जोड़िए। 12वें भाव के बारे में ऋषि बड़ा रोचक सूत्र बोलता है, और ये भी मैंने बहुत सारी कुंडलियों में देखा। इफ द सेकंड लॉर्ड इन 12th, यदि दूसरे का स्वामी 12वें में हो, तो कहता है राजकीय सेवा करता है। मैंने कई बार पूछा ऐसे लोगों से कि मैंने कहा आपका किसी न किसी तरीके से गवर्नमेंट से कोई संबंध बना? उन्होंने कहा हाँ। कुछ ने कहा कि हम डायरेक्ट गवर्नमेंट सर्विस में हैं, और कुछ ने ये भी बोला कि हाँ हमने
कॉन्ट्रैक्ट लिया था गवर्नमेंट का, उसमें उन्होंने सर्व किया और इस तरीके से। तो हमें उसकी जो डिकोडिंग है उसको समझने की कोशिश करना है, जिससे आपको सूत्र अपने आप प्राप्त हो जाए। जी मैं जी अभी आपने सेकंड हाउस की एनालिसिस जो डिटेल में बताई है। नेक्स्ट हम आते हैं जुपिटर के ऊपर, जो कि जनरली धन का कारक बताया गया है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। तो जुपिटर की पोजीशन के हिसाब से या जुपिटर को किस तरह से कुंडली में एनालाइज किया जाए कि ये धन के भी पर्सपेक्टिव से उसको देखा जाए? देखिए, जुपिटर वेल्थ कारक तो है, और हमने अभी पीछे बताया सूत्र में जुपिटर से सेकंड स्थान अपने आप में धन के लिए भी देखना चाहिए। इसी तरीके से जुपिटर कारक है बैंकिंग सेक्टर का, जुपिटर कारक है गोल्ड का, जुपिटर कारक है ब्याज पे पैसे लेने देने का। अगर जुपिटर कुंडली में वेल प्लेस्ड बैठा है, पुत्र का कारक है, जुपिटर से पंचम पुत्र स्थान कहलाता है। अगर बृहस्पति पत्रिका के अंदर ठीक बैठा हुआ है तो आप इससे भी धन के स्रोत कुंडली के अंदर ढूंढ सकते। जुपिटर का इस्तेमाल धन के लिए कैसे किया जाए? कई क्या है कि जुपिटर का अष्टक वर्ग निकाल लीजिए। कोई भी ग्रह मैक्सिमम 8 बिंदु अपने अष्टक वर्ग में एक भाव में देता है। हम एक इंडिविजुअल ग्रह की बात कर रहे हैं, ठीक है। 4 उसका औसत है, 4 से ऊपर उसके पॉइंट्स बढ़ने लग जाते हैं। तो जाहिर से हम इसको एक एग्जाम्पल चार्ट मान लेते हैं कि मेष के अंदर जुपिटर ने 7 बिंदु दिए हैं, वृषभ के अंदर 3 दिए हैं, मिथुन के अंदर फिर उसने 5 दे दिए। ऐसे करके उसने पूरी कुंडली में बिंदु दे रखे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जुपिटर ने कुछ खास राशियों में कुछ ज्यादा बिंदु दिए और कुछ कम राशियों में कुछ कम बिंदु दिए। जब भी यही लगन दिन में कई बार उदय होंगे, दिन और रात के अंदर। जब जब इन ग्रहों के लगन आए, इनमें ज्यादा बिंदु दे रखे हैं, उस समय व्यापारी को या कार्य करने वाले व्यक्ति को अपने धन से संबंधित गतिविधियां कर देनी चाहिए। मान लीजिए किसी से पेमेंट लेनी है, इस समय पे वो अपने पेमेंट के लेने वाले को फोन करे और उनसे पूछे कि भाई पेमेंट आपकी आनी है, आप देखिए क्या परिणाम आपको मिलते हैं। एक दूसरी बात, जिन राशियों में बृहस्पति ने बिंदु दे रखे हैं वो राशियां किसी ना किसी दिशा का तो सूचक हैं। मेष पूरब का सूचक है, वृषभ ऐसे करके आगे बढ़ते चले गए। तो जिन राशियों की दिशा के वो सूचक हैं, घर में अगर कुदरती वो स्थान आपको अपना ट्रेजरी रखने के लिए बन जाए, गल्ला रखने के लिए बन जाए, धन रखने के लिए बन जाए, तो उन स्थानों का प्रयोग आप अपने धन को रखने के लिए विशेषकर कर सकते हैं। देखिए, लक्ष्मी को साधने के लिए कुबेर अति आवश्यक है जी। बिना कुबेर के आप लक्ष्मी को कैसे आसन देंगे? कुबेर क्या है? आपका जो गल्ला है वो कुबेर है। आप ये बताइए कि बिना कुबेर के आप लक्ष्मी को आसन कैसे देंगे? तो जाहिर सी बात है, घर के अंदर कोई तो ऐसा स्थान व्यक्ति बना के रखेगा जिसके अंदर वो धन दैनिक जरूरतों के लिए रखता हो। शाम को आए, कुछ पैसे लेके वहां पे रख दिए, फिर पूरे महीने उसमें से पैसे अपनी जरूरत के मुताबिक निकालते रहे। तो कुबेर स्थापना के लिए ये लगन की दिशाएं अति महत्वपूर्ण है जी। कुबेर स्थापना, क्योंकि कुबेर स्थापना बृहस्पति के द्वारा ही होती है। तो कम से कम हो सके तो जो आपका गल्ला है, जहाँ पे आप धन रखते हैं, उसके अंदर पीला कपड़ा जरूर बिछा कर। ये मेरे गुरु थे, मेरे गुरु ने मुझे सिखाया, तो मैं वो आपके साथ साझा कर रहा हूँ कि इसके लिए आप अपने गल्ले के अंदर कोई एक पीला कपड़ा बिछा के जरूर। गल्ले के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ रुपया पैसा जरूर। वो तो कहा करते थे 2 हल्दी की गांठ, 2 इलायची, पंचमेवा जरूर रखे। वो इस तरीके से मैं ऐसा समझता हूँ, चांदी का सिक्का, कुछ धन नए आपको अपने तिजोरी में जरूर रखना चाहिए। और कोशिश करें तिजोरी को उस दिशा में बनाएं। या तो देखो, एक लगी पंथी परिपाटी है,
आपके वास्तु के अनुसार कि भाई कुबेर स्थापना उत्तर में कीजिए। मान लीजिए कुबेर स्थापना आप उत्तर में करना चाहते हैं, लेकिन उत्तर दिशा में आपके घर में ऐसा कोई कोना हो ही ना कि जहाँ आप अपने घर में कुबेर स्थापना कर सकें। कुंडली के अंदर जहाँ बृहस्पति ने, अष्टकवर्ग कुंडली के अंदर जहाँ बृहस्पति ने जरूरत से ज्यादा बिंदु दे रखे हैं, मतलब 5, 6, 7, 8 तक दे रखे हैं, उन राशियों को पकड़ लीजिए और उन राशियों की दिशा को निर्धारित कर लीजिए, ये कहाँ इसने बिंदु ज्यादा दिए, और उन दिशाओं में देखिए कम से भी कम तो 2-3 निकल के आएंगी, 4 भी आ सकती हैं, तो आपको वो स्थान मिल जाएंगे जहाँ पे आपको अपने लिए कुबेर स्थापना आप कर सकते हैं। तो इससे बृहस्पति से आपको 2 सूत्र मिल जाएंगे। एक, आपने अपनी पेमेंट्स के लिए कब किसी व्यक्ति को अपने लिए जाना है, या धन संबंधी मामलों के लिए कब आपने कौन से लगन का इस्तेमाल करना है। दूसरा, आपने कुबेर स्थापना कैसे करनी है। जी मैं जी, अभी आपने बीच में वास्तु की बात की तो मेरे माइंड में यही प्रश्न आया कि क्या वास्तु के हिसाब से भी कुछ हम ऐसा कर सकते हैं कि धन की वृद्धि हो घर के अंदर? देखिए, वास्तु के अंदर तो ईशान कोण के अंदर जल रखना अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण है। अब देखिए, कई बार आप अक्सर लोगों से सुनेंगे कि हमारे घर का दरवाजा पश्चिम की तरफ है, उत्तर की तरफ है, दक्षिण की तरफ है। अभी भूखंड मिलना बहुत मुश्किल है। जैसे भूखंड मिल गया तो उसमें दरवाजे कहाँ ढूंढ पाएंगे, दरवाजे कहाँ ढूंढ पाएंगे। मोहित जी, मैं जरा थोड़ा सा पानी पी लूं। जी जी। तो अभी आप ये समझिए कि जब भूखंड नहीं मिल पाएंगे तो फिर हम उसमें दरवाजे निर्धारित कैसे करेंगे। अब कुदरती दक्षिण की दिशा की तरफ ही आपका घर का मुंह खुला हुआ है, तो एक तरफ कह दिया दक्षिण यम का द्वार, कैसे आएगा उसमें। वास्तुशास्त्र को जब हमने समझने की कोशिश करी तो हमने ये देखा कि ईशान कोण को मध्य बना के, ईशान कोण के ऊपर पिन पॉइंट करके 360 डिग्री का गोला बना लीजिए। ईशान कोण जहाँ बन रहा है, नॉर्थ ईस्ट का जो मिड पॉइंट है, वहां से 360 डिग्री का गोला बना लीजिए और 360 डिग्री के गोले में उसके जो है 9 खंड करते चले जाइए। जी, ठीक है जी। तो 360 के बाद जो पहले 2 खंड है उनको छोड़ दीजिए। उसके बाद के 2 जो खंड है उनको ले लीजिए। ये धन के आगमन के दरवाजे हैं। कई बार ऐसा होगा कि आपके जो मुख्य द्वार है उसमें वो दिशा नहीं मिल पा रही है आपको, तो इन जगहों पे शीशे लगाने से वो दिशा कई बार खुलना आरंभ हो जाती है। मान लीजिए कि इतनी बड़ी दिशा है और इसमें ही हमारे को डोर देना था, और कुदरती जहां हमें डोर देना था, दूसरा जो 2 दरवाजे थे, वहां कुदरती हमें जगह नहीं मिल पा रही। आप केवल वहां पे 2 शीशों का प्रयोग कर दीजिए, या छोटे छोटे से 2 शीशे लगा दीजिए। जी, ये धीरे धीरे वेल्थ बढ़ाता है। वास्तु चमत्कार एकदम से नहीं देता है, लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ाता है और बड़ी स्थायी वेल्थ देता है। ये वास्तु का प्रयोग है, वास्तु चक्र का प्रयोग है। एक घर के मध्य खंड के अंदर ईशान कोण को पिन पॉइंट करके 360 डिग्री का घेरा बना के उसमें 2-2 दरवाजे निकालते चले जाएंगे। घर के डायमीटर के अनुसार उसमें आपको एक जो इंजीनियर है या जो इन चीजों को जानता है, उसको घर के भूखंड के बराबर पार्ट बनाने को, उसका आपको हो सकता है इस्तेमाल करना पड़े, लेकिन वैसे भी आप डिवाइडर और प्रकार की मदद से आप निकाल सकते हैं। हर दिशा के अंदर 2 द्वार अति शुभ होते हैं, इनसे धन आता है। जी, धन आता है। मोहित भाई, देखिए क्या है, कोई चीज आप उसके ऊपर कब यकीन करेंगे। मैं मोहित जी को बहुत पसंद करता हूँ, मोहित जी मुझे बहुत पसंद करते हैं। मुझे ऐसा लगता है मैं जो बात मोहित जी को बताऊंगा वो उसको अपने तक रखेंगे। मोहित जी ये समझते हैं कौशिक जी जो बात बताएंगे, क्या ये हमारे बीच का विश्वास है। ठीक है, यही विश्वास मैं शास्त्र के ऊपर करता हूँ। जी, मुझे लगता है कि जो ये शास्त्र मुझे बात बता रहा है ये सच ही है, ये झूठ हो ही नहीं सकती। फिर मैं इसका प्रयोग करना शुरू करता हूँ, और जब मैं इसका प्रयोग करता हूँ
तो फिर मैंने देखा ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम करता है। तब हमें इसके ऊपर यकीन होना शुरू हुआ कि ये ही सच है, इसके ऊपर किस प्रकार से काम किया जाए। ये मेरे गुरु कहा करते थे, मैं उन्हीं की बात को दोहरा रहा हूँ। तो कहते ये शास्त्र है, झूठा होता ही नहीं है, झूठे हम हो सकते हैं। इसका प्रयोग कैसे करना है, डिकोड कैसे करना है, इसका वो तरीका आपको अगर जितना हमारे अल्प ज्ञान के अनुसार मालूम है उससे हमें मिल जाए। तो धन का जो वास्तु के अनुसार जो चक्र है वो इस प्रकार से उसका प्रयोग किया जाता है। ईशान कोण में जल रखने से घर के अंदर बरकत बहुत आती है। सामान्यतः ईशान कोण के अंदर बरसात का रखा संचित किया हुआ जल या किसी पवित्र स्थान का जल अगर आप अपने घर में रखते हैं तो उससे बहुत बरकत आती है। जी, जैसे आपने बताया जल के बारे में कि ईशान कोण के अंदर बरसात का पानी या फिर मे बी गंगा का पानी जो पवित्र माना जाता है वो रख हाँ, सकते हैं। अलग अलग देखिए, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हो सकता है। हाँ, मतलब हमें पवित्र पानी का हमें शब्द है। ठीक है, जैसे बारिश का पानी है तो क्या एक बार रख लिया उसे हम चेंज भी करना चाहिए या वो एक बार रखा तो रखा चेंज रहे? जरूर करना चाहिए। देखिए, कोई भी जो चीज है वो नयापन तो मांगती है। जब वो एक समय के बाद उसमें भी फंगस लगना शुरू हो जाएगा। वैसे तो उसके अंदर बहुत ही इस तरीके का पानी है, वो सालों साल खराब नहीं होता। एक बड़ा तसला ले लीजिए, बरसात अभी आने को है, तो बरसात का पानी थोड़ा सा भर लीजिए, चांदी के लोटे के अंदर बरसात का पानी भर के ईशान कोण में रखिए, उत्तर दिशा में रखिए। आप देखिए, आपके देखिए, मैंने पहले बोला मोहित भाई, देखो हम तो भगवान के आशीर्वाद से एक राजा के घर पे पैदा हुए, लेकिन पिता के खोने के बाद बहुत जीवन में नीचे की तरफ गए। लेकिन जैसे जैसे गुरु का साथ मिला और शिक्षा का साथ मिला, तब हमने धीरे धीरे आप लोगों के सहयोग से, आशीर्वाद से धीरे धीरे जीवन में बढ़े। तब मुझे लगा कि यार ये जो चीजें हैं ना, इनको साझा करना चाहिए। जी, इनको साझा करेंगे तो लोगों को इनका ज्ञान और धन जैसे जैसे लोगों के साथ साझा करेंगे आप, वैसे आज कुदरती हमारे ऑफिस के सामने से रोज साधु गुजरते हैं, बहुत साधु गुजरते हैं, क्योंकि हमारा जो जिस जगह हम रहते हैं वहाँ सुबह सुबह कई साधु आते हैं। तो मैं अंदर ऑफिस में बैठा होता, अचानक से बाहर हारमोनियम, ढोलक, तबले की आवाज सुनी, चलते, जिनको रमता जोगी बोलते हैं। क्या मधुर गीत सुना रहे थे मोहित भाई, क्या मधुर गीत सुना रहे थे। मैंने बाहर निकल के देखा, महाराज महाराज जो मुझसे बन सकता है। तो मैं उनसे कहा, पानी लेंगे आप? उन्होंने कहा हाँ पानी पिएंगे। तो मैं बोला इन सबको पानी पिलाइए, बैठ गए। वो दो बातें मुझसे कह के गया और वो अपने आप में आत्मसात करने वाली बात है। उन्होंने कहा कि ये दो राजस्थानी वो थे साधु, कह रहे साहब ये दो लफ्जों की बात है, कौन किसे पानी पिलावे है और उसको कितना बढ़ के मिलेगा। पानी तो पी के गए वो। तो जो दुआ होती है वो बड़ा कार्य करती है जी, ज्ञान को साझा करने से। और आपके पास अगर कुछ ऐसा है जिसको आप धन को साझा कर सकते हैं तो ये और उल्टा बढ़ के मिलता है। ये लॉ ऑफ नेचर है, ये हमेशा आपको दुगना ही होकर मिलेगी। आप अपने सामर्थ्य अनुसार करते रहिए। जी, आपके बड़प्पन है और आपके बड़े अच्छे विचार हैं जो आप ऐसी बात कह रहे हैं कि ये आपकी ज्ञान को शेयर करने में बिलीव करते हैं, बट जनरली लोग ऐसा कम ही सोचते हैं। जी मोहित भाई। अच्छा, तो इसी मतलब बातचीत को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न माइंड में हो रहा है मेरे, जी, ये सारी बातें हमने जो डिस्कस की हॉरोस्कोप को लेकर की, कुंडली को लेकर की, लेकिन अगर किसी के पास कुंडली ही नहीं है, कई बार टाइम नहीं नोट किया होता, जब माता पिता के यहाँ होते हैं, किसी गांव में हुआ है, टाइम नहीं नोट किया, कुंडली नहीं है, तो उन केसेस में हम धन की एनालिसिस कैसे करें या उसको किस तरह से एनालाइज करें? ये देखिए, सामान्य लोगों के लिए जो आपने पूछा है, जनमानस के लिए अच्छा प्रश्न है। इसको मैं सबसे अंत में जरूर लूंगा, इसी प्रोग्राम के अंत में जरूर लूंगा। अभी एक दो चीजें और हैं जो मैं आपसे साझा करना चाहूंगा। देखिए, केरल और साउथ इंडिया की तरफ में एक विशेष पद्धति चलती है जिसको पंचपक्षी विचार बोलते हैं। ठीक है, ये पर डे रोटेट होते हैं और हर व्यक्ति का एक जन्मकालीन पक्षी होता है। उसकी कैलकुलेशन है कि अश्वनी से उसे गिनना आरंभ करेंगे, मतलब अभी
हो सकता है उसमें थोड़ा समय लग जाए। मैं एक बता देता हूँ कि हर व्यक्ति का एक पंच पक्षी होता है। 5 प्रकार के पक्षी बताएं: गिद्ध, उल्लू, कौवा, मुर्गा और मोर। गिद्ध, उल्लू, कौवा, मुर्गा और मोर। तो इन पंच पक्षियों के अपनी ही कुछ विशेष गतिविधियां हैं। जैसे गिद्ध का जो है वो शिकार करना और मारना है। उल्लू का जो है ना भोजन करना है, खाना खाना है। कौवे का घूमना है, इस डाल से उस डाल पे घूमना है। मुर्गे का सोना है, कहते हैं मुर्गा उठ गया तो दिन उदय हो गया। जी। और मयूर का नाचना और शासन करना है। पंख फैला के करता है तो उसका शासन करना है। हर घंटे में ये पंच पक्षी चल रहे होते हैं। पक्षी की अपनी एक अवस्था है कि उस समय व्यक्ति का कौन सा पक्षी उस घंटे के अंदर चल रहा है। जो बहुत लोग स्पेकुलेशंस करते हैं ना, शेयर ट्रेडिंग्स में काम कर रहे होते हैं, स्पेकुलेटरी बिजनेस कर रहे होते हैं, उनके लिए पंच पक्षी विचार देखा जाता है पर डे। क्योंकि ये वेल्थ का क्वेश्चन था, इसलिए मैंने सभी प्रकार से वेल्थ कैसे आती है इसके लिए मैं आपसे कर रहा हूँ। हमें भी काम आएगा ये। अच्छे जो सॉफ्टवेयर हैं उसके अंदर पंच पक्षी आपको देखने को मिलेगा, बस आपको उसकी डिकोडिंग आनी चाहिए। ठीक है। हर पक्षी की अपनी एक अवस्था है, लेकिन दिन के अनुसार उसकी अवस्था थोड़ी बहुत बदल भी जाती है। जिस वक्त आपका रूलिंग पक्षी सही अवस्था में चल रहा हो, उस वक्त आप वो काम करेंगे तो वो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर उसके उप पक्षी और उप पक्षी के नीचे और एक पक्षी बना के उन्होंने देखा कि क्या इस घंटे में भी मुझे फायदा मिलेगा। ये कई बार हमने मीटिंग्स वगैरह में इस्तेमाल करके देखा कि जैसे कोई व्यक्ति किसी से मिलने जा रहा है, कोई व्यक्ति कोई स्पेकुलेशन करने चाह रहा है, तो उसने पूछा कि भाई क्या इस वक्त मैं इसको करूं तो कैसा रहेगा, अगले 1 घंटे में मेरे को क्या जवाब मिलने वाले है। तो इसको पंच पक्षी विचार बोलते हैं। केरल के तरफ में और दक्षिण भारत की तरफ में इसका काफी विचार किया जाता है और अपने आप में बहुत ही काम करता है। जी। इसके ऊपर ज्योतिष में बहुत सारे खंड है। लगातार आप इनको पढ़ते रहेंगे तो सीखते रहेंगे गुरुओं के माध्यम से, तो आपको ये चीजें बिना प्राप्त होंगी। इसको इसलिए मैंने कहा क्योंकि कुछ लोग स्पेकुलेशंस करते हैं। इसी प्रकार से जिन मान लीजिए पंच पक्षी थोड़ा सा टेक्निकल है, इसके अलावा आता है होरा पर डे में चेंज होने वाली। जैसे कि सुबह दिन उदय पे सबसे पहली होरा ग्रह विशेष की होती है, फिर उसके बाद 2 फ्रॉग जंप पीछे करके फिर 2 ऐसे ऐसे करके बदलती है। जिस वक्त जो होरा चल रही हो व्यक्ति की, अगर जैसे मान लीजिए उच्च अधिकारी से मिलने जाना है तो सूर्य होरा का प्रयोग कर लीजिए। उच्च अधिकारी आपके लिए काफी हद तक बेनिफिशियल। बच्चे के लिए एकेडमिक बातचीत करने जानी है, किसी से क्लरिकल लिखत पढ़त की बात करने जानी है, बुध की होरा का प्रयोग कर लीजिए। अपनी प्रेयसी से, अपनी जीवन संगनी से कोई बात करनी है, शुक्र की होरा का प्रयोग कर लीजिए। तो इस प्रकार से होरा से भी व्यक्ति धन पर डे के लिए, जैसे देखिए मैंने पहले बोल रहा हूँ, धन हर प्रकार से अर्जित किया जा सकता है। हमने उसको कैसे कैसे समाहित करना है पंच पक्षी के द्वारा, होरा के द्वारा, और वो कैसे प्रयोग में आया जा सकता है, उसका लगातार हम यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं। जी मोहित जी, अभी आप होरा की बात कर रहे थे तो मेरे दिमाग में प्रश्न नहीं है कि जो होरा लॉर्ड है, जो होरा चल रहा है, उसका स्वामी, उसकी किसी इंडिविजुअल चार्ट के अंदर क्या पोजीशन है, क्या वो भी मायने रखती है? होरा के लिए जो मैंने देखा, जिनसे मैं ज्योतिष सीखा था, वो कहते थे कि जिस दिन आप पैदा हुए हैं उस डे होरा लॉर्ड को, जैसे मैं मान लीजिए अगर एग्जांपल सोमवार को जन्म मैंने लिया तो चंद्र होरा मेरे लिए अति महत्वपूर्ण है। सोमवार का दिन मेरे लिए अति महत्वपूर्ण है। तो जब जीवन की विशेष घटनाएं देखी जाएंगी तो अक्सर उसमें चंद्रवार का, अच्छी या बुरी एक अलग बात है, तो चंद्रवार का, सोमवार का और चंद्र होरा का प्रयोग देखने को मिला है। तो जो आपके हॉरोस्कोप के अंदर, जन्मपत्री के अंदर एक स्ट्रॉन्ग प्लैनेट और एक डे लॉर्ड, दिन का स्वामी,
उसकी होरा महत्वपूर्ण हो जाती है। बाकी जो मैंने जो 7 होराएं बताई हैं वो सामान्य हो रहे हैं कि सूर्य की होरा चल रही हो तो अधिकारी से मिलिए, चंद्र होरा चल रही हो तो गरीब स्त्री के लिए कुछ कार्य कीजिए, समाज सेवा का कार्य कीजिए, बुद्ध की होरा चल रही हो तो लिखन पठन का कार्य कीजिए, कोई एग्रीमेंट साइन करना है तो वो कर लीजिए, बृहस्पति होरा चल रही हो तो धर्मार्थ का काम कीजिए, विष्णु का पाठ कीजिए, कोई धन संबंधी कार्य करना है तो वो कीजिए, शुक्र की होरा चल रही हो तो बनने सजने संवरने का काम कीजिए, कोई किसी स्त्री अधिकारी से मिलने से आपको कोई बेनिफिट होने वाला तो उससे जाके मिलिए, अपनी फैक्ट्री की जो आपके नीचे काम करने वाले लेबर लोग हैं जो आपको सहयोग करते हैं, अगर आपने अपनी बात उन तक कोई पहुंचानी है तो शनि के होरा का विचार कीजिए। तो ये होरा विचार से बात बनती है। जी धन्यवाद। अब एक और आखिरी क्वेश्चन मेरे माइंड में ये आया है कि मेडिटेशन जनरली या स्पिरिचुअलिटी या साधना, क्या इससे भी हम धन के ऊपर प्रभाव डाल सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं अगर कमी है घर में तो? देखिए, ये आकर्षण का सूत्र है। हम जिस चीज के प्रति अपने चेतन अवचेतन मन के द्वारा चेतन में और चेतन के द्वारा समाज में एक संदेश भेजते हैं लगातार, तो वो संदेश इस ब्रह्मांड में जाता है और वो चीज कुदरती हमारे पास धीरे धीरे आना शुरू करती है। इसको आकर्षण का नियम कहते हैं। जो 7 चक्र बताए हैं हमारे यहाँ कुंडलिनी के अंदर, मूलाधार से लेके और सहस्त्रधार तक, इसमें जो 2, 6, 10 वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि, जिनको अर्थ तत्व बोला है, पृथ्वी तत्व बोला है, धन के त्रिकोण बोला है, ये मूलाधार के अंदर वास करते हैं। जो आपका मूलाधार चक्र है, जब आप स्टेबल नहीं है तो धन कैसे प्राप्त करेंगे? मूलाधार की स्टेबिलिटी के लिए लंग बीज मंत्र का प्रयोग किया जाता है। लंग लंग लंग, इस बीज मंत्र का प्रयोग मूलाधार चक्र के लिए किया जाता है। और लंग ही ललिता सुंदरी का बीज मंत्र एक जगह मुझे सुनने को मिला। ललिता सुंदरी देवी है जो धन की अधिशास्त्री है, जो माँ लक्ष्मी का उपरूप बताई गई है। तो इसका मतलब हुआ मेडिटेशन में जब आप बैठे हैं, ध्यान में बैठे हैं, तो मूलाधार चक्र की तरफ ध्यान बना के और लंग बीज मंत्र का जब आप प्रयोग कर रहे हैं, तो उस के द्वारा आप ईश्वर को एक संदेश दे रहे हैं, इस ब्रह्मांड को एक संदेश दे रहे हैं कि आप वेल्थ को चाह रहे हैं। तो भगवान आपकी योग्यताओं के और आपके कुंडली के क्वांटम के अनुसार कितना इसके अंदर है, कितना ही मिलेगा जितना आपका कटोरा है, आप उसे प्रयासों से थोड़ा बढ़ा सकते हैं। तो आपको जो मेडिटेशन के द्वारा धन की भी प्राप्ति होती है। जी मोहन जी सुनील जी, आज आपने जो सेशन में जानकारियां दी हैं, मतलब मेरे मन में जो भी प्रश्न आ रहे थे आपने पूरा विस्तार से उनका जवाब दिया। अब मेरे माइंड में कोई और भी प्रश्न है नहीं फिलहाल, बट अगर आप अपनी तरफ से कुछ और शेयर करना चाहते हैं हमारे ऑडियंस के लिए, देन प्लीज। जी देखिए मोहित भाई, 1-2 चीजें और करके इसकी बात को कंप्लीट करते हैं। और जैसे मैंने पीछे बोला आपको धन के प्रयोग के लिए होरा का और पंचपक्षी का विचार, उसी प्रकार से हमारे पर डे के अंदर चौगड़ियाएं चल रही हैं, जिसको चौगड़िया मुहूर्त बोलते हैं। शुभ, चल, लाभ और अमृत, ठीक है, ये शुभ चौगड़ियाएं बताई गई हैं। इनके अंदर किया गया कार्य भी ये सामान्य चौगड़ियां हैं। अति विशेष तो देखिए पंचपक्षी है, लेकिन ये सामान्य चौगड़ियां हैं। इन चौगड़ियों के अंदर किया गया कार्य भी काफी कई बार फायदेमंद होता है। दूसरा है आपके पत्रिका के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट, कि आपके हॉरोस्कोप के अंदर कौन सा ग्रह अति बलशाली है, षड वर्ग में, सप्त वर्ग में, 10 वर्ग में, षोडश वर्ग में, कौन सा ऐसा ग्रह है जिसने काफी ताकत ले रखी है, उसके अनुसार भी कई बार
कार्य करने से धन की प्राप्ति होती है। तीसरा, इसमें देखिए मैंने पहले ही बोला था कि हम क्या है कि जन्म पत्री का जो पहला पन्ना है जिसको पंचांग बोलते हैं, उसके ये गुरु जी के द्वारा सूत्र सुझाए गए थे, तो हम उस पर ध्यान ना देके उससे आगे सीधा एक हॉरोस्कोप आया, अच्छा ये लगन देखा, लगन का स्वामी छठे में है, तुम्हारा तो ये है, थोड़ा सा मेरे ख्याल से शुरुआत से उसको करना चाहिए। ग्रहों के अपनी गति है। गति क्या है कि कभी कभी ग्रह किसी राशि में एक्स्ट्रा समय भी बिता लेता है, फिर वो जब उस राशि को कंप्लीट करता है तो थोड़ा जरूरत से ज्यादा तेज भी हो जाता है। जब ग्रह अपनी अति तीव्र गति से चलता है तो उस समय भी तो कुछ लोग पैदा होते होंगे ना जी। कई बार ये देखने को मिला कि व्यक्ति का कोई ग्रह विशेष वैसे नीच अवस्था में है, अस्त अवस्था में है, शत्रु क्षेत्रीय 6 में 8 में 12 में, लेकिन उसी ग्रह की दशा अंतर दशा के अंदर उसको कुछ अनोखा ही मिला। तो कहते हैं जो जरूरत है वो आविष्कार की जननी है। तो पूछा हमने उनसे, अब ये एक अच्छी बात थी कि जो हमें गुरु मिले थे तो हमें ये सारी चीजें उनके पास था। तो उन्होंने बताया कि कभी कभी ग्रह की कुछ चाल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है, उसको अतिक्रांत बोलते हैं। एक हॉरोस्कोप देखने को मिला जिसमें उनका जातक का अष्टमेश अतिक्रांत अवस्था में था। तो अष्टम भाव के लिए तो बोला है जुए का खेलना, क्रूर कर्म, ठीक है, और ये तो उन्होंने मेरे को, और रिसर्च का करना जी, ठीक है। जुए का खेलने का मतलब है रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, यहाँ कोई गैम्बलिंग नहीं है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी इसको बोले। जब उन्होंने मेरे को साझे किए तो दो चीज उनसे मेरे को सुनने को मिली। एक, उन्होंने कहा कि हाँ मैं स्पेकुलेशन करता हूँ, जब चीजें थोड़ी मंदी होती हैं तो मैं उनको खरीदता हूँ, फिर उनको जैसे मार्केट उठती है, तो जैसे कि इसको आप शेयर ट्रेडिंग्स वगैरह के लिए, तो वो उसके उसी प्लैनेट की वजह से आ रहा था। दूसरा, उन्होंने बोला कि हाँ मैं रिसर्च का ही काम करता हूँ, मैं रिसर्च एनालिस्ट हूँ और मैं डेटा इकट्ठे करता हूँ, फिर उनके ऊपर रिसर्च वर्क करके मैं अपनी कंपनी को देता हूँ, फिर कंपनी उनसे चीजें बनाती है। जबकि वो ग्रह उसकी पत्रिका में नीच अवस्था में था और कुदरती अस्त भी था जी। अब आप इस बात से क्या अर्थ लगाएंगे? तो ये हमें ज्ञात से अज्ञात की तरफ बढ़ने की कला ज्योतिष है। जो हमें नजर आ रहा है उससे हम उस तरफ बढ़ रहे हैं जो हमें नजर नहीं आ रहा जी। तो मैंने पहले ही बोला कि आप जब पहले पन्ने को जब तक खंगालेंगे नहीं तो आपको कई सारी चीजें उस तरीके से नहीं आएंगी जिस तरीके से आनी चाहिए, क्योंकि जन्म पत्री का निर्माण वहां से होता है। फिर उसके बाद उसको एक एक करके आगे बढ़ते चले जाइए तो आपको बहुत सारे सूत्र देखने को मिलेंगे। जी मिलता एक जो है ना सामान्य सूत्र दो जगह से देखने को मिले। एक, भगवान कृष्ण धन के लिए क्या कहते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि जिसके घर में, जैसा अभी आपने कहा था कि सामान्य लोगों के लिए क्या कोई विशेष उपाय इसमें है? जी, 3 से 4 तरह के इसमें प्रयोग हैं जो सामान्य व्यक्ति सामान्य अवस्था में कर सकता है और इनसे लाभ बहुत मिलता है। वो कहते हैं जिसके घर में देसी घी का दीपक जलता, ठीक है। अब ये कुदरती थोड़ा सा कुछ जगहों पे तो पॉसिबल है, कुछ जगहों पे पॉसिबल नहीं है। जैसे बाहर की कंट्रीज है, वहाँ पे अग्नि का प्रयोग करने से वहाँ पे फायर अलार्म्स लगे हुए होते हैं तो वहाँ दिक्कत आ सकती है। लेकिन जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ की तो बात करें तो देसी घी का दीपक, वो गाय के घी का दीपक बोला हमने, ये भैंस के घी का दीपक नहीं बोला, तो गाय का, शुद्ध गाय के घी का दीपक बोला। या हम आज के संदर्भ में ऐसा कर सकते हैं कि तिल के तेल का दीपक। मैंने मुख्यतः वैसे गाय के घी के दीपक का ही संदेश, जिसके घर के अंदर देसी घी का दीपक जलता हो, इस व्यक्ति के घर में लक्ष्मी वास करती है। लेकिन ये कब लिखा था? जब महाभारत काल था, उस समय बिजली की व्यवस्था नहीं थी। तो आज की तारीख में जिसके घर में जितना रोशनी रहेगी, घर साफ सुथरा रहेगा, उसके घर में लक्ष्मी वास करेगी, ठीक है।
जो साधुओं को या घर में आने वाले व्यक्तियों को जल भेंट करता है, जल समृद्धि है तो उसके घर में समृद्धि जरूर आएगी। देखिए आज कुदरती ऐसा ही हुआ कि मैंने बोला मेरे ऑफिस में भी आज ऐसे ही हुआ। सामान्यतः हमारे ऑफिस में होता ही है, लोग आते हैं तो पानी वानी पी के ही जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि थोड़ा उसमें है, रोड के एडजॉइनिंग है, तो बहुत सारे लोग इसलिए भी वहाँ पी के चले जाते हैं। तो जो लोग जल का ऑफर आने वाले आगंतुकों को सब प्रथम करते हैं, आप उनको कोल्ड ड्रिंक दीजिए, चाय पिलाइए, लेकिन जल सबसे पहले उनको ऑफर कीजिए एक बार। जिनके घर में शहद रखा हो, शहद का प्रयोग होता है, वहां लक्ष्मी वास करती है। जिनके घर में चंदन रखा हो, चंदन के रूप में आप धूप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो चंदन की धूप है, या घर के अंदर चंदन रखने से लक्ष्मी का आगमन होता है। जिसके घर में, अंतिम वो कहते हैं जिसके घर में वीणा रखी हुई है, जो माँ सरस्वती का प्रतीक है, इसका मतलब है जो ज्ञान रखता है, जो किताबें रखता है, पुस्तक रखता है, घर के अंदर कोई वाद्य यंत्र रखता है। हो सकता है मेरी बात से कुछ विशेष प्रकार का ज्योतिष करते हैं, कई किताब से करते हैं, कुछ लाल किताबें हैं, हो सकता है वो कहते हैं कि भाई घर के अंदर म्यूजिकल ऑर्नामेंट्स नहीं रखने चाहिए। लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ जो शास्त्र कह रहा है उसमें वीणा का मतलब एक तो ज्ञान है, पुस्तक है, और दूसरा हो सकता है वाद्य यंत्र भी। तो उनके घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती है। ये 5 सूत्र भगवान कृष्ण ने बताए हैं। तो घर के अंदर देसी घी का दीपक रखिए, या घर के अंदर उजाला जरूर किया करें जी। घर के अंदर शहद जरूर रखा करें, आने वाले मेहमानों को पानी सर्वप्रथम पूछा करें। घर के अंदर चंदन जरूर रखें, मतलब खुशबू जरूर रखें घर के अंदर, और ज्ञान की देवी को घर के अंदर जरूर लगा के रखें। ये कहते हैं भगवान कृष्ण। इसके बाद तंत्र शास्त्र में रावण का नाम बहुत ऊपर माना जाता है। शांडिल्य गोत्र रावण का था, दशानंद महाराज का। और वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं उनके प्रयोग ज्यादातर कार्तिक माह से जुड़े हुए हैं, वो उसको कार्तिक महीने के साथ में जोड़ के बताते हैं। वो कहते हैं जिसके घर में कार्तिक माह के अंदर उजाला होता है, कार्तिक जब होता है जब दीपावली लगती है, इसका मतलब है दीपों का, देखिए उजाले का और धन का विशेष संबंध इसमें लगातार आ रहा है जी। जिसके घर में श्वेत आर्क, मतलब जो आग का पौधा होता है, और खासकर श्वेत आर्क होता है। 2 प्रकार के आग के पौधे होते हैं, एक जंगली आग और एक श्वेत आर्क। ठीक है, भगवान शंकर के ऊपर श्वेत जो है जंगली आर्क चढ़ाया जाता है, क्योंकि वो तो कंद मूल फल फूल सबसे प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि वो प्रकृति के वो हैं देवता। जिनके घर में श्वेत आर्क लगता है, मैंने देखा एक दिन मेरे जो गांव वाला घर है उसके अंदर कुदरती एक श्वेत आर्क पैदा हुआ, और आज इतना बड़ा हो गया है वो, और हमें पता भी नहीं था। आज हम देखते हैं कि कितना बड़ा श्वेत आर्क है, और लोग उसमें से नीचे से डाल तोड़ के ले जाते हैं अपने यहाँ लगाने के लिए, कहते हैं कि उसकी डाल से भी पौधा बन जाता है। तो जिसके घर में श्वेत आर्क लगता है, छोटे बॉम साइज में भी लगा सकते हैं, वो कहते हैं कि उससे धन की विशेष आगमन बना रहता है। बिल्व पत्र, जो बेल पत्र होता है, उसको लॉर्ड शिवा के भगवान के ऊपर चढ़ाने से, खासकर कार्तिक महीने में, से धन का आगमन होता है। तीसरा कहते हैं कि कार्तिक माह की कथा, जब अंधेरा होता है तो उस समय कार्तिक माह की कथा कहनी चाहिए, और उस तुलसी के नीचे एक दीपक लगाना चाहिए। 5वां वो कहते हैं कि भगवान शिव को, चौथा भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाना चाहिए, और 5वां श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। जो श्री सूक्त है उसका पाठ करने से व्यक्ति को धन की प्राप्ति होती है। तीसरा जो आजकल एक हमारा परिपाठी चली, रूपचंद जोशी जी जो उसको कहते हैं, वो कहते हैं कि शनि बृहस्पति जब आपस में मिलते हैं तो धन को बनाते हैं। तो जो शनि और बृहस्पति हैं, बृहस्पति जो हैं वो घर के बुजुर्ग हैं, और सॉरी चंद्र और बृहस्पति, आई एम सॉरी, चंद्र बृहस्पति जब मिलते हैं तो धन बनाते हैं। चंद्रमा जन संपर्क है, उनको सेवा देना है, बृहस्पति बुजुर्ग है। तो जब आप घर के बुजुर्गों को मान सम्मान देते हैं तो व्यक्ति के घर में धन का आगमन होता है, उनका आशीर्वाद मिलता है। फिर वो कहता है सूर्य बृहस्पति जब मिलते हैं तो पूर्वजों से धन मिलता है। तो सूर्य का अर्थ हो गया जो घर का मुखिया है, और बृहस्पति बुजुर्ग।
तो जब घर का मुखिया अपने बुजुर्ग की सेवा करता है तो भी इसमें धन का जो ना घर के अंदर आगमन बताता है। जैसे मैंने पहले बोला था कि हर चीज से मोहित भाई धन का जो ना समावेश बनता है, हमें उसे कैसे प्रयोग करें और क्या उसके द्वारा लाभ हम उसको ले सकते हैं, वो देखने को मिलता है। ये मैं इस बातचीत, इस पूरे काम के माध्यम से समझा कि इस तरीके से धन की चीजों का प्रयोग करा जा सकता है। जी मोहित भाई। जी सुनील जी, आज आपने एक बार फिर बहुत ज़्यादा विस्तार के साथ और पेशेंटली ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। और नेक्स्ट सेशन जो होगा आई एम श्योर कि मुझे भी उसका इंतज़ार है, हमारे ऑडियंस को भी होगा, जिसमें आप रेमेडीज़ के बारे में या जो उपाय हैं उनके बारे में डिटेल में बताएंगे। बिल्कुल सही है मोहित भाई। वैसे ज्यादातर जितने समृद्धि के सूत्र थे या जो धन के तरीके थे वो मैंने आप लोगों के साथ साझा किए हैं। जब आपके YouTube के ऊपर हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे, आपके सुझाव आएंगे, आपके नए विचार आएंगे, तो उनके द्वारा और समझने की कोशिश करेंगे। और इसके जो अंतिम खंड में जो गोपनीय और विशेष साधनाएं बताई हैं उनके बारे में संक्षेप में बता देंगे, क्योंकि साधनाओं के लिए तो फिर पूरा एक जगह चाहिए उनको दिखाने के लिए, उनको समझाने के लिए। तो उनको समझा देंगे जितना हमसे बन सकता है। तो उसके द्वारा ईश्वर ने चाहा तो हम हमारे ज्योतिष परिवार के लोग, हमारे सप्तऋषि परिवार के लोग जितना अपने फायदा उठा सकते हैं, तो माँ लक्ष्मी उनके ऊपर कृपा करे। देखिए लक्ष्मी के लिए एक जगह लिखा है, वैसे बताएं लक्ष्मी के 12 पुत्र, लेकिन उनके बताए गए बहुत बाद में जाके कुछ खोजने को मिले, लेकिन एग्जैक्ट वो हैं या उसमें मुझे अभी मेरी जानकारी में नहीं। तो कहते लक्ष्मी को पुत्र है नहीं, लेकिन फिर भी लोग लक्ष्मी पुत्र कहलाते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब वो जिसके ऊपर हाथ रख देगी तो लक्ष्मी पुत्र तो बन ही जाएगा जी। तो प्रयोग करके देखिए, आपको ईश्वर ने चाहा तो इसके काफी फायदे मिलेंगे। ये मेरा छोटा सा प्रयास है। अंतिम खंड में इससे जो संबंधित जो चीजें होंगी मैं लोगों के साथ साझा करूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया हमारे लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद मोहित जी। थैंक यू।